आवाज आ रहा है? चल बैठ होता। हाँ मतलब चल बैठ। ए चवा सा तू हट। चल बैठ गए। मुर्गी चल रहा। चलिए, तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए एक नया चैप्टर के साथ हम लोग आए हैं, जिसका नाम क्या है जी? वंशागति के आणविक आधार। पिछला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत पढ़ रहे थे, है ना? जिसमें हम लोग मेंडेलीव के बारे में और बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़े थे, है ना? लेमार्क के बारे में पढ़े थे, ठीक है? मॉर्गन, टिच मॉर्गन, समझे? उन सब के बारे में पढ़े थे। और आज हम जो है एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर कितना है जी? एनसीईआरटी के अनुसार आपका जो चैप्टर है ये आपका 5 है। अगर भारतीय भवन के जाते हैं अनुसार तो चैप्टर नंबर 6 है ना? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारतीय भवन में एक चैप्टर जो था पहल का छोड़ल है, उसको अंदर रखो, ठीक है? अंदर रखो। और क्या तो उसको सब बतियाओ, बोलो कि हम आधा घंटा में फोन करते हैं, ठीक? अब देखो इसके बाद यहां पर आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर कितना है जी बोला? भारतीय एनसीईआरटी के अनुसार 5, क्योंकि में से एगो हटा दिया है, अब भारतीय में रख ले है, ठीक है? तो चलो यहां पर हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। देखो इसमें जनरली हम लोग किसका बारे में पढ़ेंगे बताओ? इसमें हम लोग जनरली पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। और डीएनए, हाँ, डीएनए कैसे होता है जी? ऐसे ऐसे होता है ना? समझे? सांप जैसन होता है ना? ये क्या है तुम्हारा? डीएनए है, ठीक है? अभी अगर हम आप लोगों से जनरली पूछते हैं, हम आप लोगों से जनरली पूछते हैं कि बताइए कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है हम लोगों में? हम लोगों में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? ठीक, आनुवांशिक या अनुवांशिकी पदार्थ कौन है ना? तो जनरली हम लोग बोलते हैं बिना झिझक के डीएनए। क्या बोलते हैं जी? बिना कोई झिझक के हम लोग क्या बोलते हैं कि डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है। समझे? क्या है छोटू? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? शांत रहो, शांत रहो। तुम बताओ, तुम बताओ छोटी। डीएनए का फुल फॉर्म इस बच्चा क्लास में पढ़ाया जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझे ना? तो ये होता है आपका क्या जी? डीएनए का फुल फॉर्म। समझे ना? पूरा नाम होता है डी से डी ऑक्सी, अरे डीएनए, हाँ, यहां से डी से होता है डी ऑक्सी राइबो, इतना होता है। और एन से होता है न्यूक्लियस, हाँ वही न्यूक्लिक। और ए से क्या होता है जी? एसिड होता है ना? तो याद रखिएगा हम लोगों में या बहुत सारे जानवरों में या जीव जंतुओं में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है जी? डीएनए होता है। समझे? डीएनए कैसे होता है जी? डीएनए जनरली ऐसे होता है, लहरिया कट मार के चलता है ना? समझा? ठीक, हाँ, सीढ़ी की तरह होता है, सीढ़ी नुमा होता है। समझे ना? ऐसे लोग ठेठ भाषा में बोल रहा है, उसके भाषा में बोल दिए टेढ़ा सीढ़ी नुमा। समझे ना?
कोई दिक्कत है ना छोटी? बताओ। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग अब यहां पर चलते हैं शुरुआत में। ये पाठ नंबर 5 था, उसमें 5 लिख दिए थे थियों में, पिछलों में। और भारतीय भवन के अनुसार कितना जी? 6। ठीक है। अब देखिए इधर में वंशागति का आणविक आधार है ना, आपसे पूछा जाए, अभी हम बता चुके हैं, फिर से पूछ रहे हैं कि वंशागति का आणविक आधार कौन है? डीएनए। कौन है जी? डीएनए है। छोटू टाइट रहो, डीएनए। हाँ जीन, तो जीन कहाँ रहेगा? डीएनए पर, डीएनए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल के, वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस जीव विज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन कराती है कि अनुवांशिकी जानकारी मतलब जीन का भंडारण, नियमन और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है जी? स्थानांतरण आणविक स्तर पर कैसे होता है। समझे ना? आणविक स्तर पर कैसे होता है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना किसमें होता है जी? वंशागति के आणविक आधार में पढ़ना होता है। समझे? वंशागति के आणविक आधार में क्या पढ़ना होता है हम लोगों को कि कैसे जीन, कैसे डीएनए पर से जो जीन होता है वो अगली पीढ़ी में बढ़ते जाता है ना। जैसे मान लो विपिनवा है, ठीक है, समझे? जब मान लो कि विपिनवा का शादी होगा तो इसका बच्चा भी होगा, ठीक है, समझना। अब इसका बच्चा भी होगा तो बहुत सारा कहेगा ना कि देखो इसका नाक जो है विपिनवा जैसन है ना, इसका आंख जो है मम्मी जैसन है, इसका एक पत्नी जैसन है, एक बेटा के, है ना, एक मुंह का गोलैया जो है एकदम मम्मी वाला का मेल है, बाबू वाला मिलल है। ठीक, मान लो करिया रहता है तो बाबू जैसन करिया हो गए, है ना, समझा? आई लड़का खुश है कि हाँ बेटा होत। अरे भाई ठीक, बात छोड़ छोड़ो उसका। ए फिर बैल बुद्धि कहेंगे। ठीक, समझे ना? तो मान लीजिए कि अगर वैसा हो रहा है, देखा देखो कितना अच्छा सोच रहेगी, खुद अपन दुनिया में चल गया, हाँ बेटा होगा, खिलाएंगे उसको, हमारी जैसे हो, है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे सुनो पहले, तो उसी प्रकार से क्या है जी यहाँ पर कि अब एक जो बोला जा रहा है कैसे, क्यों विपिन के बेटा का आंख या कान या नाक इसके जैसा या इसके पत्नी के जैसा होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना, जो एकर गुण या एकर पत्नी वाला गुण इसके बेटे में, इसके बेटे में गया होगा। बाकी हम नहीं बोल सकते हैं। समझे? ठीक, आपको उर्दू में पूछ लिया है। ठीक, तो यहां पर अगर गुण नहीं मिलेगा तो एक नाम आता है जिसका नाम क्या है जी? म्यूटेशन। चलो चुप रहो, ठीक, ज्यादा नहीं, ठीक, समझा? अरे हो गई शादी, शादी एक तो हमर न बिया हुई तो दुनिया के कंगाली छेले हो। देखो इधर पहले तो समझे ना, तो यहाँ तू तो अकस्मा करेगा, रात रात करेगा शादी। देखो इधर, तो ये क्या है जी? यहाँ पे स्थानांतरित यानी आणविक स्तर में स्थानांतरित होता है, समझे ना? ठीक, कोई यहाँ पर दिक्कत है ना? तो ये याद रखिएगा, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यानी इसके बच्चा में इसका गुण किसके द्वारा जा रहा है जी? डीएनए के द्वारा जा रहा है, समझे? डीएनए कहाँ होता है जरा बता दीजिए? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ रहता है बता दीजिए? केंद्रक में रहता है, केंद्रक में रहता है। केंद्रक कहाँ रहता है? कोशिका में। कोशिका कहाँ रहता है? शरीर में। ठीक है, समझे छोटी? तो याद रहेगा ना कि वंशागत यानी वंशागति का आणविक आधार है कौन जी?
डीएनए। एक और होता है जिसका नाम क्या है जी? आरएनए। केंद्रक कोशिका में रहता है। ठीक। अब यहां पर देखो, ए शांत रहो। साइंस के टॉपर आकाश और आर्ट्स के टॉपर भी आकाश। ठीक। बात वो नहीं है। अच्छा ये बता, ए एक सेकंड हमरा ये बता पहले। मान लो कि हम ए हमरा ई बताओ पहले, पूरा दुनिया में ए लड़का, ए पूरा दुनिया में इसका निकल गया एकदम आईपीएस, पूरा दुनिया में नहीं, पूरा भारत में निकल गया आईपीएस में नंबर 1 पर। नंबर 1 पर। ठीक। देखी के मार दिया। मान लेते हैं कोई देख लिया तो ना कर, तू दिखाई है बेचारा क्या इसको पूछने गया था ये? नहीं ना। तब फिर इसको इतना तो ज्ञान रहे होवे करेगा कि बता देगा कुछ ना कुछ। तब मीडिया वाला भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। अब मीडिया वाला ऐसा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपने 159वां रैंक पर है, तो कुछ कह नहीं सकता है इसको। ठीक। तो टॉपर तो यही रहेगा। पता है, मान लो कोई टॉपर करना ना, अब मीडिया वाला आवे पूछे तो सीधे कहना तो रैंक कितना है, हम तो इतना कैसू आ गया, तो रैंक कितना है, तू बताओ तनी तो काहे अता रैंक आया। अगर तुमसे पूछता है ना, ना थोड़ा सा अगर वो पूछे ना कि आप इतना रैंक पर आ गए, मान लो कोई क्वेश्चन पूछे, अब मान लो कि हो सकता है कि बाई चांस कोई लेकिन के नहीं भी आता है एक आध गो, है ना, अगर वो फिर दोबारा अगर अथी करने लगेगा ना तो सीधे कहो कि तू बताओ तनी हमरा, बता तू कर लेना है, बता तू। अपने सब आयल है 159वां पर, देश के बेड़ा गर्क कर दिया है सर, और ऊपर से ही सब बेशरम ने बड़ा सवाल पूछता है। इतना थेथर जैसे पूछता है सब ना, बोलता है ना, थेथर जैसे बोलता है कि वो करदम गुस्सा बढ़ता है। अब न्यूज चैनल वाला पे बड़ा गुस्सा बढ़ता है, समझा। एगो एगो है गुलुआ है, गुलुआ, आ एगो ओकरा पास है मेकअप वाली दुकान है, एगवाव मेकअप वाली दुकान है, समझा। ठीक ना, नाम का है लिख, समझा। आ फिर एकरा पर एगो हमारे देश के ही नाम से एगो चैनल है ऊपर, ऊपर वाला तो एकदम महा बेशरम है, समझे। चलिए देखिए इधर। ठीक ना, टीवी से दूर रहो भाई, टीवी से एकदम दूर रहो। अगर कहीं से जानकारी लेना है तो सोशल मीडिया से ले लो। अगर तुमको कोई जानकारी दे रहा है वो कि क्या बोलते हैं उसको, न्यूज चैनल, तो कभी मत उसके भरोसा रहना, समझा। छोटा मोटा वाला से लेना, छोटा मोटा वाला रहेगा ना सोशल मीडिया वाला, वो अच्छा जानकारी तुमको दे देगा, समझा। लेकिन उस सब के फेर मत रही है। टीआरपी बटोरेला सरकार के दम, जूता जूता का, जूता को अंदर मोजा रहता है, महकल मोजा, वो सब चाटेला तैयार हो गया है सब, समझा। इतना घटिया है वो सब। देखो, अनुवांशिकी, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, ऐसे ही खान सर पर मनहानि के केस हुए है ना, वो 2 करोड़ के हुए है। इसलिए टीचर भी कोई हम देखे तब बोल दिए, अब हमको याद आया कि खान सर पर केस हुए है, समझा। ना चल आए, चल आए, ठीक तो चले आए वो अब, समझा। ठीक है। अभिनव सर बस मनहानि के 2 करोड़ के होले केस, 2 करोड़ के, समझा। उनको भी हो जाना चाहिए रिहा। दोनों का ना, तीसरा बीच में जो, ये दोनों गलती नहीं है, तीसरा बीच में कोई आया है ना, वो देखा कि तू नीट के मुद्दा उठाएगा। देखना ये मामला कब हुआ, जब कॉकरोच जनता पार्टी जब ऐलान किया कि हम 6 तारीख के जंतर मंतर प्रोटेस्ट करेंगे, अब देखा लोग कि पटना से बहुत आएगा, बहुत आएगा वहां से स्टूडेंट। ऐसा करो ना, ऐसा करो कि दोनों के लड़ा दो, कोई कोई में ऐसा, कोई कोई ऐसा लड़ाओ ना कि वहां का स्टूडेंट रह जाए, वह मामला में रह जाए, आज जंतर मंतर पहुंच ना पाए सब, समझा। तो ये भीड़ लगा लेकिन उतना नहीं लगा। बिहार से जब पहुंचता सब ना तो बिहार रहता है, समझा क्या। कहाँ वो बेशरम हमारे
हमारे एक मंत्री हैं बीजेपी में ही के, वो कहते हैं ना कि हमारे ना नाम लेंगे, हमारे यहाँ का मंत्री लोग जो हैं वो इस्तीफा नहीं देते, इसमें इस्तीफा का रिवाज नहीं है। बताओ, कितना घटिया से भी घटिया काम कर दो, रिवाज इस्तीफा का वहां पे नहीं है। समझा? ठीक। अरे संविधान से कोई बचा है? आज नहीं तो कल जाइएगा, एक बार जाइएगा तो फिर बाहर थोड़ी आइएगा। देखिए इधर 19वीं सदी में, 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों में क्या था जी, बहुत मतभेद था। 19वीं सदी तक, 19वीं सदी में क्या था, शताब्दी में क्या था जी, बहुत मतभेद था कि अनुवांशिक पदार्थ है कौन। कोई बोलता था 19वीं, हाँ तो वही तो बात है, 19वीं शताब्दी बोलो चाहे 19वीं बोलो, ठीक है, शताब्दी तक वैज्ञानिकों में क्या था जी, देखो इधर, मतभेद रहा कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। उस समय वैज्ञानिक प्रोटीन को अनुवांशिक पदार्थ मानते थे। बहुत सारे ऐसा वैज्ञानिक थे जो प्रोटीन को ही क्या मानते थे जी, अनुवांशिक पदार्थ मानते थे। समझे? और बहुत लोग जो है कुछ अलग अलग का मानते थे, कोई कोई डीएनए का, कोई कोई आरएनए को मानते थे, है ना, तो ऐसे करके अलग अलग को भी मानना करते थे। समझे? लेकिन जो है वो 20वीं शताब्दी में, है ना, पर 20वीं शताब्दी में एक आते हैं साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या होता है जी, फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम होता है इनका? फ्रेडरिक मिशर होता है नाम, है ना। नामक वैज्ञानिक ने आया और आकर क्या किए ना कि एक चीज का खोज किया जिसका नाम है न्यूक्लिन। क्या नाम है जी? न्यूक्लिन। जैसे में देखो, ये न्यूक्लिन का खोज कहां से किए, तो न्यूक्लिन का खोज जो ये है कहां से किए थे हम बता दे रहे हैं। देखो, जैसे में फोड़ा उड़ा पड़ता है ना, फोड़ा उड़ा, देखो इधर, फोड़ा उड़ा पड़ता है ना गालुल में, चाहे कहीं पे घाव हो जाता है, तो ओकरा में से जो पिभवा निकलता है ना, उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं जी, मवाद बोलते हैं, मवाद बोलते हैं, है ना। तो यही एकरा पर स्टडी करते हैं। ये मिसर जो है, मिसर था ना जी, फ्रेडरिक मिसर थे ना, ठीक। ये फ्रेडरिक मिसर जो है, देखो इधर, हाँ वही फ्रेडरिक मिसर। मिसर जो है ना, ए लड़का हट, ओकरा बोल रहे थे, तोरा तोरा देख दिए, बोल रहे थे तोरा, आ देख ध्यान चल गया ओकरा पर। समझा? देखो इधर, फ्रेडरिक मिसर जो है क्या किए जी, ये मवाद पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी करके बेचारे जो है यहाँ पर एक चीज का खोज करते हैं, इसका नाम क्या था जी, न्यूक्लिन। क्या नाम था? न्यूक्लिन। समझे ना? और नहीं बैठो भी, अब ये फीसर नहीं, ये जो मिसर जो है, फीसर कहा गया सॉरी, मिसर जो है ना, यही क्या किए थे जी, ये न्यूक्लिन नाम भी दिए थे। याद रहेगा ना, न्यूक्लिन नाम कौन दिया था जी, फ्रेडरिक मिशर। समझे ना? तो याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या है जी कि ये वैज्ञानिक आते हैं और आकर यहां पर खोज करते हैं, और खोज करके यहां पर ये देते हैं, जिससे पुनः क्या होता है जी, विवाद शुरू हो जाता है। देखो, पहले क्या था, 19वीं शताब्दी तक लोग क्या मान रहे थे, प्रोटीन को मान रहे थे कि ये वाला क्या है, हाँ, कुछ कुछ में वहां मतभेद था कि नहीं ये नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक मान गए थे कि क्या होगा जी, प्रोटीन ही जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है। अब मान लो कि 100 गो आदमी है, जगह में से 5 गो नहीं मान रहा है कि एक में प्रोटीन नहीं होगा, तो उससे क्या लेना देना है, वोट तो पास हो गया ना। जिस समय सरकार बनता है तब 50+ वोट मिल जाता है, 50+1 मिल जाता है वोट, आराम से बन जाता है सरकार। तब विपक्ष में कौन, उसे मतलब क्या है, ठीक। तो वही यहाँ पर हो गया क्या कि प्रोटीन को सब मान लिए थे, एक आध दो छीटा कौड़ी में था कि जो मतलब नहीं मान रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये फ्रेडरिक मिशर जो है सिद्धांतिक रूप से और प्रयोग करके जब ये दिखा देते हैं, तब यहां पर हो जाता है, फिर से विवाद उत्पन्न हो जाता है। समझे? अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए, अब एकरा में पते नहीं चलना शुरू हो जाता है। अब ये कहते हैं सिद्धांत तो आधा आ गए इधर, आधा चल गए इधर। अब कहते हैं कि भाई ले, अब तो ये हो गया गलत, है ना।
अब इसको भी कुछ मानने वाले, इसको भी मानने वाले थे, अब दोनों पार्टी में चला गया काम। ठीक है, अब देखो 20वीं सदी यानी 20वीं शताब्दी में कई प्रयोग और अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि डीएनए ही क्या है जी, अनुवांशिक। और इसके बाद फ्रेडरिक मिशर के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं और आकर क्या करते हैं जी, प्रयोग करते हैं, बहुत सारा प्रयोग करते हैं। एगो दुगो नहीं प्रयोग कि एगो दुगो प्रयोग में यहाँ पर निकल के आए चलो भाई यहाँ पे मिल गया डीएनए है, चाहे प्रोटीन है, अनुवांशिक पदार्थ, ऐसा नहीं, बहुत सारा होता है, सालों साल होता रहता है, और उसके बाद क्लियर हो जाता है लगभग लगभग यहाँ पे कि डीएनए जो है वही अनुवांशिक पदार्थ है। समझे ना? अब देखिए जैसे हम बताए थे फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन नाम दिया था, है ना, बाद में याद रखना, बाद में अब यहां पर देखो ये फ्रेडरिक मिशर आकर क्या करते हैं जी, न्यूक्लियन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी, न्यूक्लियन नाम। अब उसके बाद एगो और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम क्या था जी, रिचर्ड ऑल्टमैन। क्या नाम था, रिचर्ड ऑल्टमैन नाम था, क्या ऑल्टमैन, है ना, रिचर्ड ऑल्टमैन ने क्या किया जी 1889 में क्या किया जी, अब इसका नाम पर क्या धर दिए, इसको न्यूक्लिक अम्ल रख दिए। क्या है कि ना, ई नहीं है, ये क्या है जी, न्यूक्लिक अम्ल है ये। समझा? रिचर्ड मैन ने, याद रखिएगा इसका नाम कौन दिया था, न्यूक्लिक अम्ल का नाम कौन दिया था, रिचर्ड ऑल्टमैन। समझे ना, रिचर्ड ऑल्टमैन, या इनको शॉर्ट में बोल सकते हैं ऑल्टमैन। समझे ना, जिसको ध्यान रखिएगा। देखो अब यहां पर याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है डीएनए और एक क्या होता है जी, आरएनए। डीएनए का मतलब अभी बता दिए हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल, और यहां पर क्या होता है जी, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, बोलो चाहे अम्ल को ही एसिड बोलते हैं, समझे ना, तो एसिड भी बोल सकते हैं इसको। समझे? तो बताइए न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, डीएनए और आरएनए होते हैं। समझे? हाँ, क्या खून अम्ल है, नहीं खून क्षारीय है, उसका होता है 7.4 होता है। क्या नहीं समझे? अरे भाई वो बात की बात है, वो अलग पद, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, समझो, उसको बताएंगे, है ना। देखिए ये हमारा डीएनए है ना, और आरएनए का फोटो लिए हैं, देखते हैं फोटो लिए हैं कि नहीं लिए हैं। हाँ देखिए, ए ये आप लोग का क्या है जी, ये डीएनए है और ये डीएनए का टूटा हुआ भाग है, लेकिन यहाँ बदले है आरएनए। आरएनए कोई और भाग होता है, कुछ ऐसे करके इधर से ऐसे कुछ करके निकला हुआ रहता है, ऐसे करके, समझे ना। ठीक, ए चुड़ैल जा भागो यहाँ से, चुड़ैल नहीं करें, डाइन कह रहे हैं, जाओ था सब बाद में। कै बज गया ना, अब हवा दी थी, तुम्हें तो दिया अभी ढेर, अभी ढेर टाइम है, 47 मिनट टाइम है, अभी नहीं दो, अभी नहीं दो, अभी 47 ही हो रहा है। ठीक, अभी 47 ही हो रहा है, तो अभी मेरा टाइम बचा है 10-15 मिनट बचा हुआ है, आप 15 मिनट उधर रहिए। समझे? पैसा का दिखा रहे हम वहां तक आ सकते हैं, समझे ना, लेकिन ठीक, वो तो मैया देखते हैं कौन लागता है का। हाँ देखो इधर जी, ए क्या, न्यूक्लिक अम्ल, अभी हम लोग जान गए कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, डीएनए और आरएनए, है ना। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल जैसे में डीएनए आरएनए वास्तविक रूप में क्या होता है जी, न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलाओं से बनी प्राकृतिक बहुलक है। बताएंगे बहुलक क्या होता है आगे, समझे ना कि बहुलक क्या होता है। जैसे में आप लोग बहुलक पढ़े होंगे मैथ में कि बहुत सारा चीज को जोड़ जोड़ के, एक ही चीज को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए और आरएनए के निर्माण की मूल इकाई यानी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं।
न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जी? न्यूक्लिक अम्ल जैसे में कौन? डीएनए और आरएनए को बनाने का एक निर्माण करने का एक मूल इकाई होता है। अगर सरल शब्दों में इसका अगर हम परिभाषा जानते हैं किसका जी? न्यूक्लिक अम्ल का यानी न्यूक्लियोटाइड का अगर एकदम सरल भाषा में अगर हम लोग सॉरी न्यूक्लिक अम्ल का अगर हम लोग सरल भाषा में अगर जानना चाहते हैं क्या परिभाषा जानना चाहते हैं तो क्या हम बोलेंगे कि यह एक ऐसी जटिल जटिल कार्बनिक अणु है ना। एक सेकेंड, ये तो इसका हो गया ना, ये तो अम्ल इसका हो गया, सॉरी ये न्यूक्लिक अम्ल इधर हो गया अलग में। एक ये तो सिर्फ होता है किसका जी? डीएनए और आरएनए का होता है, श्रृंखला होता है ना। और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बोल रहा है, हम थोड़ा सा ठीक कर गए है ना, दिमाग से उतर गया था अभी। डीएनए क्या होता है यहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड का या तो देखो ये वाला एकदम सिंपल वाला है छोटा में, और एक से एकदम आसानी से याद करने वाला ये वाला है आप लोगों का क्या? ये वाला इसका परिभाषा है न्यूक्लियोटाइड का, समझे ना। देखो यह एक ऐसी जटिल कार्बनिक अणु है। न्यूक्लियोटाइड है क्या जी? एक जटिल कार्बनिक एक अणु है ना, जो क्या होता है जी? पेंटोज शर्करा यानी पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस क्षार एवं फॉस्फेट समूह, ये तीनों से मिलकर ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको किसको से मिलकर बनना होता है? पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनी क्षार, एक और कौन? फॉस्फेट समूह ग्रुप है ना। तो ये तीन चीज से मिलकर बना होता है, समझे। आपसे पूछ दिया जाएगा, हम सिंपल भाषा में बताना है कि न्यूक्लियोटाइड का परिभाषा क्या है या किससे वो बना होता है, तो सीधे बोलना है कि नाइट्रोजनी क्षार और कौन जी? पेंटोज सुगर और फॉस्फेट के समूह, ये तीनों आपस में मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं जी? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। हाँ चाहे यहां भी बोल सकता है कि देखो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल जैसे में डीएनए और आरएनए के निर्माण की मूल इकाई होता है, इसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। आप देखिए हम दो को यहाँ पर दे दिए हैं, आपको अगर जो आसान बुझाता है वो अपने याद रख सकते हैं, समझे ना। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर कि एक न्यूक्लियोटाइड मुख्य रूप से कितने घटकों में बंटे होते हैं जी? या बोल सकते हैं कि तीन गो घटकों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है कितने घटकों से मिलकर बना होता है? तीनों घटक से मिलकर बना होता है। कौन कौन है यहाँ पर तीनों घटक? नाइट्रोजनस नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शर्करा मतलब पेंटोज सुगर, और फॉस्फेट समूह मतलब फॉस्फेट ग्रुप होता है, समझे ना। तो ये तीनों क्या है आपका जी? ये तीनों से ही मिलकर ये बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजनस क्षार है क्या। नाइट्रोजनस क्षार है क्या है, देखो नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन युक्त जैविक अणु होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के आनुवांशिक कोड यानी डीएनए और आरएनए को बनाने का, समझे। ये क्या है छोटू यहाँ पर? नाइट्रोजनस क्षार ये है क्या? तो एक प्रकार का नाइट्रोजन युक्त, मतलब क्या है जी यहाँ पे? नाइट्रोजन युक्त एक प्रकार का जैविक अणु है, यानी मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है ये, समझे। जो कि ये क्या करता है जी? कि जीवित कोशिकाओं के आनुवांशिक कोड यानी डीएनए और आरएनए के कोड को बनाकर रखता है, बनाने का काम करता है, समझे ना। नाइट्रोजनी क्षारीय अणु जीवित जीवों में आनुवांशिक जानकारी के संचरण, यानी नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है जी? जीवित जीवों में आनुवांशिक जानकारी के संचरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने में मदद करता है। डीएनए और आरएनए में कुल 5 नाइट्रोजनस क्षार होता है। कौन कौन होता है यहाँ पर देखो, कौन कौन है। एक यहाँ पर देखो नाइट्रोजनस क्षार भी दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, क्या? प्यूरिन और पायरिमिडीन। क्या होता है जी?
तीन प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है, कौन कौन? पायरीन और, हाँ सॉरी, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, आई वाला कितने प्रकार के होते हैं जी? तीन प्रकार के होते हैं pyrimidine, है ना। ये क्या है जी? एडेनिन, गोवानिन। प्यूरिन जो होता है कितने भागों में बढ़ता है? दो, एडेनिन और क्या जी? एडेनिन और गोवानिन, ठीक है। और पायरिमिडीन कितने भागों में? तीन भागों में, साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमिन। एक और क्या है जी? यूरेसिल, ठीक। इतने प्रकार के होते हैं, समझे ना। चलिए यहां पर देखते हैं, इसका देखिए स्ट्रक्चर है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, वीडियो में से ये वाला उतार लीजिएगा आप लोग, समझें। आप लोग उतार लीजिएगा, उतार के इसको बना कर लाइएगा, आना तो इसको हम भेज देंगे, इसको हम ग्रुप में भेज देंगे, आप उतार लिखिएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए, नाइट्रोजनस क्षार कितने प्रकार के पहले होते हैं जी? पहला कौन? प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन कितने भागों में बटा होता है जी? एडेनिन और गोवानिन, है ना, है ना, गुवानिन चाहे गोवानिन। अब देखो यहाँ पे पायरिमिडीन, यहाँ पर कौन कौन है जी? साइटोसिन, फिर थाइमिडीन और यूरेसिल। याद रखना, यहां पर हम लोग एडेनिन को कितने भाग में बांटते हैं? सॉरी, किसको सूचित करते हैं जी? इसको सूचित करते हैं हम लोग ए से, इसको कैपिटल जी से, साइटोसिन को कैपिटल सी, थाइमिन को कैपिटल टी और यूरेसिल को यू से करते हैं सूचित, है ना। याद रखिएगा, समझें। ये समझिए कि आप लोग एक प्रकार का कोडिंग पढ़ रहे हैं। कोडिंग डीएनए का जो है ना, कैसे हम लोगों में कोडिंग होता है, कैसे हम लोगों का फेस, नाक, कान, आंख, होठ, कैसे हम भाव, कैसे हम लोग के मम्मी पापा के जैसा हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, समझें, ठीक। देखो इधर पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्य क्या है ना। न्यूक्लियोटाइड के कार्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे। देखो, तो न्यूक्लियोटाइड केवल आनुवांशिक सामग्री बनाने तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं जी? ये शरीर में अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। देखो, ये खाली ये नहीं है कि एकरा में आनुवांशिक सामग्री को ही ये बनाएगा, एकरा में और भी कोई महत्वपूर्ण काम होता है, जैसे में ऊर्जा का भंडारण भी करता है। क्या करता है छोटू? ऊर्जा का भंडारण। देखना, एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्वयं एक न्यूक्लियोटाइड है जो क्या करता है जी? कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। तो एटीपी का मतलब खाली ये नहीं है कि आनुवांशिक सामग्री को ही संग्रह करेगा, इसका एक और काम होता है। क्या काम होता है जी? एटीपी। एटीपी है क्या? ये भी एगो न्यूक्लियोटाइड है जो कि ऊर्जा को भंडारण करने का काम करता है। उसके बाद क्या है जी? कोशिका संकेत। यहां पर याद रखिएगा, CAMP, है ना। जैसे न्यूक्लियोटाइड रासायनिक संकेतों को पहुंचाने, यानी बहुत सारा रासायनिक संकेत होता है, उन संकेतों को पहुंचाने और उपापचय को नियंत्रण करने में। उपापचय मतलब क्या? बहुत सारे हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना, उपापचय क्रिया होता है। उपापचय क्रिया कहने का मतलब क्या जी? कि हमारे शरीर में जैसे में होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब क्या है? कोशिकीय श्वसन, है ना। जैसे में आप लोग जानते हैं कि ये कोशिका है, समझें। इस कोशिका के अंदर में क्या जाएगा जी? ग्लूकोज जाएगा। ग्लूकोज जाकर क्या करेगा? अभी ऑक्सीजन जाएगा और ये टूटेगा, टूट कर क्या बनाता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर क्या बनाता है जी? H2O जल बनाता है और
कार्बन डाइ सॉरी एटीपी बना देता है, एटीपी बना देता है, ऊर्जा बना देता है ना। तो याद रखिए कि यहां पर ये है क्या, एक उपाचयी प्रक्रिया है, उपाचयी प्रक्रिया है ना। क्या है जी, यहां पर एक उपाचयी प्रक्रिया है, समझे ना। ये क्या है जी बताओ, ये कोशिकीय श्वसन हो रहा है, इसके दौरान ही ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन हो रहा है और इसके दौरान ही ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ऊर्जा का निर्माण होगा तो फिर आगे में है सब चीज काम शुरू हो जाएगा, समझे। ठीक, तो आज के लिए इसमें इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं कल।